हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुचिता और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो हम आज की क्लास में केवल बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको सिर्फ मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। जब आपने कभी कहीं पर मध्य प्रदेश नाम सुना हो या कभी कहीं पर मध्य प्रदेश नाम लिखा हुआ देखा हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? क्या एक ऐसा राज्य जिसमें बहुत सारी जनजाति निवास करती हैं, एक ऐसा राज्य जो कि जंगली और पहाड़ों का एरिया है, एक ऐसा राज्य जो कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है, या एक ऐसा राज्य जो कि शैक्षणिक दृष्टि से आपको हल्का सा पिछड़ा हुआ नजर आता है? ये हो गई संभावनाएं। क्या वास्तविकता में मध्य प्रदेश ऐसा ही है? जब हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की महानता की अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के इतिहास से लेकर मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से लेकर मध्य प्रदेश ने इंडिया को दिया क्या क्या है, अगर इन सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मध्य प्रदेश ऐसे ही भारत का हृदय प्रदेश नहीं कहलाता। इसका भारत के हृदय प्रदेश कहलाने में बहुत सारे रीजंस हैं, केवल एक रीजन नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इस कारण से भी इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। साथ में भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं में मध्य प्रदेश की विशेषताएं काफी मिलती जुलती हैं, इस कारण से इसे लघु भारत भी कहा जाता है। इसके साथ में मध्य प्रदेश हमारे देश को, भारत को लगभग 30% हीरे का उत्पादन करके देता है। अगर हम बात करें धातुओं की तो धातुओं में सबसे मूल्यवान जो पत्थर माना जाता है वो हीरा होता है। तो हीरे जैसे खनिज का जब उत्पादन हमारे यहाँ, हमारे मध्य प्रदेश से जब हो रहा है तो मध्य प्रदेश कैसे गरीब राज्य हो सकता है? और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की कला संस्कृति की तो जिस जगह पे, जिस स्टेट ने, जिस प्रदेश ने खजुराहो के मंदिर जैसी कलात्मक संरचनाएं देश को प्रदान की हो, सांची के स्तूप दिए हों, भीम बैठका जैसी चीजें दी हों, तो वह कलात्मक दृष्टिकोण से भी कैसे पिछड़ा हो सकता है? इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है अलग अलग संस्कृतियों के चलते, अलग अलग जनजातियों के चलते, अलग अलग चीजों के चलते भारत में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र की बात करें तो लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया केवल मध्य प्रदेश ही भारत को प्रदान करता है, जिसमें पूर्ण रूप से वृक्ष उपस्थित है। मध्य प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा मध्य प्रदेश, अगर मैं मध्य प्रदेश की लोकेशन की बात करूं तो मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या होगी? अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप सबको ही पता है कि मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है, कि भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश स्थित है। पर जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को जब हम दो भागों में बांटते हैं, सबसे पहले अगर हम पृथ्वी को हम बीच दो भाग से बांटते हैं, ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा से अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांटे तो ऊपर वाला भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। वहीं अब हम दोबारा से इसी पृथ्वी को दो भागों में बांटेंगे, लेकिन अब ये जो रेखा है ये ग्रीनविच मीन टाइम की रेखा है। इसका इस वाला जो हिस्सा है, इस तरफ का जो हिस्सा है, इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध और इसे हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर हम पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर तो मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ होगी, क्योंकि भारत की स्थिति भी यहाँ है। तो क्या हो गया? उत्तर और पूर्वी। तो मध्य प्रदेश पृथ्वी में उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर मध्य प्रदेश। भारत की बात अगर हम करें तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश स्थित है। अगर हम मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब ये 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पहले राज्य की बात करें राजस्थान, दूसरा होगा हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा हमारा महाराष्ट्र और पांचवा होगा अंत में हमारा गुजरात।
क्योंकि मैंने आपको मध्य प्रदेश की कुछ विशेषताएं बताई, इसी के साथ में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा रहा है। मतलब हमारे पौराणिक कालखंड में, पौराणिक कथाओं में मध्य प्रदेश के इतिहास को कैसा बताया गया है। तो जब हम बात करते हैं मानव की शुरुआत की, तो मानव की शुरुआत क्योंकि हमारे पौराणिक कालखंड में जिस प्रकार से है उसकी बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के पहले जो पुरुष थे उनका नाम था वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। और ये जो वैवस्वत मनु है ना, ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं। भगवान सूर्य को क्योंकि विवस्वान भी कहा जाता था। तो भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जिन्हें विश्व में पहला पुरुष माना गया। ठीक, हमारे पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु जो है, इनके दूसरे पुत्र थे। इनके कुल मिला के 10 पुत्र थे, और इन 10 पुत्रों में से दूसरे नंबर के जो बेटे थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। और इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, आगे चलकर दशरथ जी का जन्म हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम किस वंश से थे, तो इक्ष्वाकु वंश से भगवान श्री राम थे। और ये इक्ष्वाकु वंश किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके आगे भगवान श्री राम के बाद में इसी इक्ष्वाकु वंश में यहाँ पर 2 अलग अलग राजा और हुए। एक राजा है जिनका नाम है मंधाता, एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता, और मानधाता के बाद में आए एक और राजा जिनका नाम था राजा मुचुकुंद। राजा मानधाता की बात करें तो ये काफी प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए। इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद हम जब बात करते हैं राजा मुचुकुंद की, तो क्योंकि राजा मुचुकुंद के जो पूर्वज थे वो राजा मंधाता थे, इस कारण से राजा मुचुकुंद ने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर वाले क्षेत्र पर एक नए शहर की स्थापना की, और इस पूरे शहर का नाम अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता रखा। तो मानधाता की स्थापना किसने की? राजा मुचुकुंद ने की। किसके नाम पर की? अपने पूर्वज मंधाता के नाम पर की। और यही मानधाता वो जगह है जहां पर ओम के आकार की पहाड़ी है, जिसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? मंधाता में। ओमकारेश्वर की अगर हम बात करें तो इस ज्योतिर्लिंग का वास्तविक नाम जो है वो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ दिखना है हमको? ओमकारेश्वर में मिलता है। ओमकारेश्वर की बात करें, स्थापना किसने की? राजा मुचुकुंद के द्वारा की गई। किस वंश से रहे हैं ये? तो ये रहे हैं इक्ष्वाकु वंश के शासक। राजा मुचुकुंद की एक और कथा हमको सुनने के लिए मिलती है। एक कथा मैंने बताई जिसमें उन्होंने मंधाता की स्थापना की। दूसरी एक कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार काल्यावन नाम के राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। काल्यावन को आशीर्वाद प्राप्त था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं की जा सकती। तो इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जो है वो रण को छोड़कर, मतलब युद्ध स्थल को छोड़कर भागने लगे, और वहां से उनका नाम रणछोड़ पड़ा। और भाग कर वो राजा मुचुकुंद की गुफा में पहुंचे। और राजा मुचुकुंद की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश के मुरैना में हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की मुरैना में राजा मुचुकुंद की गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में जाकर पहुंचे। यहाँ पर राजा मुचुकुंद सोए हुए थे, और जैसे ही काल्यावन को, क्योंकि काल्यावन को ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण छल कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आके सोए हैं, तो इस कारण से काल्यावन ने उन्हें उठाने का प्रयत्न किया, और उनकी क्रोधाग्नि से जो काल्यावन नाम का राक्षस था वह भस्म हो गया। तो ये पूरी कथा जो है वो राजा मुचुकुंद से संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अगर हम मध्य प्रदेश के इतिहास की ही बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के इतिहास का संबंध भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा रहा है, गोपाल से बहुत ज्यादा रहा है। अगर हम कृष्णा की बात करें, अगर हम कान्हा की बात करें, तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कान्हा का जन्म तो मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान सांदीपनी आश्रम से, अपनी शिक्षा सांदीपनी आश्रम से प्राप्त की। वहीं पर इनकी मित्रता इनके मित्र सुदामा से हुई। और सांदीपनी आश्रम कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सांदीपनी आश्रम स्थित है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सांदीपनी आश्रम है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व को शिक्षा की प्राप्ति हुई। और यहीं उज्जैन में ही एक और आश्रम है जिसे कहा जाता है ऋषि जगदम्नी का आश्रम। ऋषि जगदम्नी का आश्रम इंदौर उज्जैन के बीच में है। ऋषि जगदम्नी जो है ना, भगवान परशुराम के पिता माने जाते हैं।
भगवान परशुराम जी के पिता माने जाते हैं। इनका युद्ध जो था या इनकी जो लड़ाई हुई थी वह राजा सहस्त्रार्जुन के साथ में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा की हमने बात कर ली। इसके साथ में एक और कथा सुनने के लिए मिलती है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि महाजनपद काल में 2 महाजनपद थे, जिनमें से पहला था उज्जैनी और दूसरा था चेदी। जब हम बात करते हैं चेदी महाजनपद की, तो महाभारत काल के समय में चेदी महाजनपद का शासक शिशुपाल था। शिशुपाल जो था वह भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल के जन्म के समय इसके कुछ अतिरिक्त अंग थे, जैसे इसके हाथ, पैर और एक आंखें अतिरिक्त थीं। तो ऐसे अतिरिक्त अंगों की के साथ जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो ऐसा कहा गया कि इस जो बच्चा जो है, इस बच्चे का त्याग कर दिया जाए। पर आकाशवाणी हुई और उन्होंने ये बताया कि जिसकी गोद में जाते हुए शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण होगा। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, शिशुपाल के अतिरिक्त अंग नहीं गिरे। भगवान कृष्ण एक बार शिशुपाल को खिलाने के लिए अपनी बुआ के घर आए। उन्होंने शिशुपाल को गोद में लिया और उन्हें पता चला कि इनके जैसे ही उन्होंने गोद में लिया तो शिशुपाल के अतिरिक्त अंग झड़ गए। तो उनकी बुआ बहुत डर गई। इस कारण से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, शिशुपाल के ऐसे अपराधों को जो कि मृत्यु योग्य हैं तुम उन्हें क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण तो और दयालु हैं। उन्होंने कहा बुआ, मैं इसके एक अपराध को नहीं बल्कि इसके ऐसे 100 अपराधों को क्षमा करूंगा जो कि मृत्यु के योग्य होंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के ऐसे 100 अपराधों को क्षमा किया जो कि मृत्यु के योग्य थे। और अंत में जब शिशुपाल नहीं संभला, राज्याभिषेक के पश्चात में अश्वमेघ यज्ञ होता है। अश्वमेघ यज्ञ के समय की बात है या राजसूय यज्ञ के समय की बात है कि शिशुपाल ने ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही गंदी और गलीच बातें करी, जो कि भगवान सुन रहे थे और साथ में शिशुपाल को आगाह भी करते जा रहे थे। पर 100 गालियां पूरी हो चुकी थी, शिशुपाल को समझ में नहीं आई बात, और अंत में 100वीं गाली के बाद 101वीं गाली के निकलने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तो शिशुपाल का संबंध मध्य प्रदेश के चेदी महाजनपद से रहा है। और चेदी महाजनपद की अगर हम बात करें तो चेदी महाजनपद वर्तमान में ये चंदेरी वाला क्षेत्र है और चंदेरी जिला लगेगा हमारा अशोक नगर। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेदी महाजनपद किस जिले से संबंधित है तो अशोक नगर से, और महाभारत काल में इसका शासक कौन था तो शिशुपाल इसका शासक था। चंदेरी की साड़ियां भी यहीं से फेमस है, अशोक नगर में। अब ये तो हो गई पौराणिक कालखंड की बात कि पुराणों में मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब वास्तविकता की अगर हम बात करें, मतलब हमारा वर्तमान साइंस क्या कहता है, तो अगर हम वर्तमान साइंस की बात करें, वर्तमान विज्ञान की बात करें, तो भारत के सबसे पुराने मानव अवशेष मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मतलब मध्य प्रदेश कितना पुराना है आप खुद सोच सकते हैं। ठीक, अच्छा, जब भी हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की या किसी भी नगरीय सभ्यता की जो भी स्टार्टिंग में शुरू हुई हो, तो ये सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे शुरू हुई थी, आपको पता होगा। तो नदियों के किनारे इनका शुरू होने का प्रमुख कारण था क्योंकि मानव जीवन का आधार ही जल है, तो जल के आसपास में ये सभ्यताएं शुरू हुई। तो मानव की अगर हम बात करें तो सबसे पुराने मानव अवशेष हमको मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 को प्राप्त हुए, जिनकी खोज अरुण सोनकिया जी के द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज अरुण सोनकिया जी के द्वारा की गई थी 5 दिसंबर 1982 में। और क्योंकि ये कहां से मिला था हमें, ये हमें मिला था नर्मदा नदी से, तो नर्मदा नदी घाटी से मिलने के कारण इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया, नर्मदा मानव रखा गया। और ये सबसे पुराना मानव जीवाश्म है। तो जीवाश्म किस चीज का है, तो ये एक मानव की खोपड़ी है। तो मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत में सबसे पुराना स्थल होगा तभी तो सबसे पुराने साक्ष्य हमारे यहाँ से प्राप्त हुए, तो मध्य प्रदेश की विशेषता आपको यहाँ से भी समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में या भारत में पशुपालन की,
तो भारत में पशुपालन की जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश की आदमगढ़ की गुफाएं, जो कि जिला होशंगाबाद में स्थित है, जिनकी खोज आरबी जोशी के द्वारा की गई है, इन गुफाओं की अगर हम बात करें तो इन गुफाओं से मध्य प्रदेश में मानव के साथ पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। और सबसे पहला जो पशु मानव के द्वारा पाला गया वो था कुत्ता। हमें कैसे पता चला? जब हमने इन जगहों पे खुदाई करी, जब इन जगहों पे जमीन को खोद कर निकाले गए अवशेष निकाले गए, तो पता चला कि यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हैं। और अगर दफनाया जा रहा है तो पशुपालन भी हुआ होगा। और मानव के द्वारा पहला पाला गया पशु कौन सा है? तो वो है कुत्ता। क्लियर है इतनी बात? फिर आता है भीमबेटका। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। साथ ही साथ में भीमबेटका जो है ना, यहाँ पर गुफा निवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो सबसे पुराने गुफा निवास के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिल रहे हैं? भीमबेटका से मिल रहे हैं। इसके साथ में सबसे पुराने चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? भीमबेटका से ही मिल रहे हैं। तो मानव के सबसे पुराने अवशेष हमें मिले सीहोर हथनौरा से। मानव के सबसे पुराने गुफा निवास के अवशेष भीमबेटका से। भीमबेटका किस जिले में लगता है? तो भीमबेटका लगता है रायसेन जिले के अंतर्गत, जिसकी खोज वी.एस. वाकड़कर जी के द्वारा की गई। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले भीमबेटका जिला होगा रायसेन, खोज वी.एस. वाकड़कर जी के द्वारा की गई। यहाँ पे शैल चित्र की प्राप्ति हुई है, शैल चित्र की प्राप्ति हुई है और गुफा निवास की प्राप्ति हुई है। गुफा निवास के साक्ष्य हमको देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे जो हमको चित्र मिले हैं वो किस प्रकार के हैं? तो मुख्य रूप से जो हमें यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं ना, वो है शिकार के जानवरों के पीछा करते हुए और जानवरों की सवारी करते हुए मानव के हमें कुछ यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ की अगर हम बात करें तो आदमगढ़ की गुफाएं कहां पर स्थित है? जिला लगेगा होशंगाबाद। होशंगाबाद को हम किस नाम से जानते हैं? नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, नर्मदापुरम। यही अगर हम बात करें इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई थी आरबी जोशी जी के द्वारा। यहां से हमें क्या मिला? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। मतलब हमें यहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ होशंगाबाद से। इसके अलावा आता है एरण। एरण की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत में सबसे पुराने सती प्रथा के साक्ष्य एरण से प्राप्त होते हैं। एरण जिला कौन सा लगेगा? तो एरण जिला लगेगा सागर। सागर के एरण से हमें सबसे पुराने सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सती प्रथा क्या होती थी? पहले के समय में अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उस महिला को जीवित ही अपने पति के साथ जला दिया जाता था या उसे चिता पर बिठा दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। सती आप जानते हैं भगवान शिव की पहली पत्नी रही है, भगवान शिव की पत्नी रही है सती। तो सती ने जिस प्रकार से अपने पति के सम्मान के लिए आत्मदाह कर लिया था, उस प्रकार से सारी औरतों से, सारी महिलाओं से इस प्रकार की उम्मीद की जाती थी कि अगर आपके पति आज के समय में जीवित नहीं हैं तो आपके जीवन का कोई मोल नहीं है और आप उनके साथ सती हो जाइए। ये प्रथा हर एक तरीके से 100% ये प्रथा गलत रही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारत में ये प्रथा बहुत लंबे समय तक चली और जिसका प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो समाज में शिक्षा का अभाव होना, समाज में समझ का अभाव होना है। वहीं सती प्रथा के सबसे पुराने साक्ष्य मतलब हमको सबसे पहले कहाँ पता चला कि सती प्रथा नाम की कोई प्रथा हुआ करती थी, तो वो है एरण अभिलेख, जिसे हम भानुगुप्त के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम एक भानुगुप्त अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में
क्योंकि हमने अब देखा कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिली। सबसे पहले अब इतिहास में ही अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शासकों की बात हम यहाँ पे करेंगे, और इनमें हम सिर्फ मेल शासकों की बात नहीं करेंगे बल्कि कुछ वीरांगनाओं की बात भी करेंगे जिन्होंने 1857 की क्रांति पे भाग लिया, या बहुत ही बहादुरी से जिन्होंने अपने शासन चलाए, या फिर जिन्होंने बहुत अच्छे कुछ काम किए, उन शासकों के बारे में भी हम थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते चलेंगे। तो विश्व भर में फेमस अगर हम बात करें राजा भोज की, जो कि संपूर्ण भारत में फेमस है, बहुत सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई, इन्हें कविराज कहा गया, इन्होंने लगभग 23 ग्रंथों का निर्माण किया, 23 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। तो ऐसे शासक की अगर हम बात करें तो यह शासक मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। तो अगर हम राजा भोज की बात करें तो राजा भोज का जो जन्म है यह परमार वंश में हुआ था। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। परमार वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह उपेंद्र राज या फिर कृष्ण राज या फिर सियक, 3 नाम देखने के लिए मिलते हैं। उपेंद्र राज, कृष्ण राज, सियक के द्वारा परमार वंश की स्थापना की गई। परमार वंश के शासक रहे राजा भोज। परमार वंश की पहली राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। इस वंश ने अपनी पहली राजधानी उज्जैन को बनाया था, पर कुछ समय के पश्चात इस वंश ने राजधानी परिवर्तित की और इन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि परमार वंश में राजधानी का परिवर्तन किस शासक के समय में हुआ या किस शासक ने किया, तो इसका आंसर होगा बैरी सिंह द्वितीय। बैरी सिंह द्वितीय। तो बैरी सिंह द्वितीय के समय में परमार वंश की राजधानी का परिवर्तन उज्जैन से धार किया गया। वहीं अगर हम राजा भोज की बात करेंगे तो राजा भोज ने राजधानी अपनी धार ही बनाई थी। राजा भोज के नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम रखा गया है। राजा भोज के नाम पर इससे पहले भोजपाल कहा जाता था, मतलब राजा भोज जिस स्थान को पालते हैं उस स्थान को भोजपाल, और भोजपाल धीरे धीरे अपभ्रंश के रूप में भोपाल हो गया। तो राजा भोज के नाम पर ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम रखा गया है। राजा भोज के द्वारा बहुत सारी अलग अलग चीजें, स्थलाकृतियां मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बनाई गई, जिनमें से प्रमुख हैं भोजशाला। अगर मैं भोजशाला की बात करूं तो राजा भोज के द्वारा भोजशाला का निर्माण धार में हुआ था। यह संस्कृत अध्ययन का केंद्र रही है। धार में इसका निर्माण हुआ है। यह संस्कृत अध्ययन का केंद्र रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था और इन्होंने लगभग 23 ग्रंथों की रचना की है। तो यह जो है बहुत ही ज्यादा शिक्षा प्रिय व्यक्ति थे। तो ये चाहते थे कि अध्ययन के लिए एक लाइब्रेरी टाइप का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार की एक अध्ययन की लाइब्रेरी का निर्माण इन्होंने किया और इसमें मुख्यतः संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था, जिसे हम भोजशाला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राजा भोज ने धार में ही एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस सरस्वती मंदिर को वाग देवी का मंदिर भी कहा जाता है। माता सरस्वती का एक नाम वाग देवी भी है। तो वाग देवी मंदिर की स्थापना राजा भोज ने कहाँ की? धार में की। परंतु वाग देवी की जो ये प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, ये अभी वर्तमान में धार में नहीं है। इसे मेजर किनकिड अपने साथ लंदन लेके चला गया था जब भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था उस समय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाग देवी की मूर्ति मध्य प्रदेश में नहीं है वर्तमान में, ये लंदन में है। लंदन के किसी म्यूजियम में जमा है। कौन लेके गया इसे अपने साथ? तो मेजर किनकिड इसे अपने साथ लेकर चला गया था। इसके बाद आता है भोजपुर। राजा भोज के द्वारा भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया गया जो कि वर्तमान भोजपुर में स्थित है। भोजपुर की अगर हम बात करें तो भोजपुर की स्थापना भी राजा भोज के द्वारा की गई, परंतु भोजपुर भोपाल जिले में नहीं आता बल्कि रायसेन जिले में आता है। तो भोजपुर जिला लगेगा हमारा रायसेन। इसके किनारे नदी है बेतवा। यह जो है यह भगवान शिव का मंदिर है और इवन इसे उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है। उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है
क्योंकि यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग वाला मंदिर है। तो उत्तर भारत में सबसे बड़े शिवलिंग वाले मंदिर की अगर हम बात करें तो वह भोजपुर का शिव मंदिर होगा, जिसका निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया, जिला रायसेन, नदी बेतवा। भोजताल, भोजताल का निर्माण राजा भोज के द्वारा भोपाल के क्षेत्र में कराया गया, क्योंकि उस समय वहां पे पानी की बहुत किल्लतें हुआ करती थी। तो उन्होंने भोजताल ही नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे तालाबों का निर्माण भोपाल वाले क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में करवाया था। अगला नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा, वो रही रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो चंदेल वंश में हुआ था। ये जन्म से गोंड वंश की शासिका नहीं थी, इनका जन्म चंदेल वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था। इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था और दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनका वंश था चंदेल वंश, पिता का नाम था कीर्ति सिंह चंदेल, कीर्ति सिंह चंदेल। विवाह की जब बात करें तो इनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ, दलपत शाह के साथ हुआ। अब दलपत शाह कौन है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे मंडला रामगढ़ के पास के शासक संग्राम शाह मडावी, जो कि यहाँ पे गोंड वंश के शासक थे, संग्राम शाह मडावी के समय में मध्य प्रदेश वाले एरिया के आसपास में 52 गणों पे गोंड वंश का शासन हुआ करता था। तो इनके पति थे दलपत शाह और ये थी पुत्र वधू, मतलब इनके ससुर जी जो थे उनका नाम था संग्राम शाह मडावी, संग्राम शाह मडावी। संग्राम शाह मडावी के समय में 52 गढ़ हुआ करते थे और ये 52 गढ़ों पर गोंड वंश का शासन हुआ करता था। संग्राम शाह मडावी ने ही रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ करवाया। कुछ समय के पश्चात संग्राम शाह मडावी की मृत्यु हो गई, इसके बाद दलपत शाह की भी मृत्यु हो गई और दलपत शाह की मृत्यु होने के पश्चात रानी ने अपना कारोबार, अपना सब कुछ अकेले ही हैंडल किया। तो रानी ने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण, अपने पुत्र वीर नारायण की अंग रक्षिका बनकर शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। इनके सेनापति का नाम था आधार सिंह, आधार सिंह। इनकी स्पेशल जो मुख्य दासी था उसका नाम था चेरी और रानी दुर्गावती के पास एक सफेद हाथी था जिसका नाम था श्रवण, जिसे लोग सरवन भी बोलते थे, सरवन। और ये आपको बताना क्यों जरूरी है? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है। जब रानी दुर्गावती का जो समय काल था, जो शासन काल का जो समय चल रहा था, ये वो समय था जब दिल्ली में अकबर बैठा हुआ था और अकबर की एक आदत थी कि जब भी वो किसी चीज़ के बारे में जान लेता था कि ये चीज़ बहुत अच्छी है तो उसे वो चीज़ चाहिए होती थी। तो रानी दुर्गावती के पास जो सफ़ेद हाथी था और उनका जो सेनापति था, ये दोनों ही चीज़ें अकबर ने रानी दुर्गावती से मांगी। रानी दुर्गावती ने उस चीज़ को देने से मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको ये चीज़ें नहीं दे सकती। तो अकबर ने बैर पाल लिया और इसके बाद अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को, अपने सेनापति आसफ खां को रानी दुर्गावती के पास भेजा युद्ध करने के लिए। और इस युद्ध में सबसे पहली बार में रानी दुर्गावती ने आसफ खां को हरा दिया। दूसरी बार के युद्ध में रानी दुर्गावती ने फिर आसफ खां को हराया। तो 2 बार सफलतापूर्वक आसफ खां को हराने के बाद और इसी बीच में मालवा का शासक बाज बहादुर भी रानी दुर्गावती पर हमला कर रहा था। बाज बहादुर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मालवा का शासक बाज बहादुर भी रानी दुर्गावती पर बार बार हमले कर रहा है और इसके बाद भी रानी दुर्गावती अकेली महिला होने के बाद भी युद्ध के मैदान पर टिकी हुई है और जीत भी रही है। तीसरी बार में जब आसफ खान ने तीसरी बार जब युद्ध किया और युद्ध आक्रमण किया, तब रानी दुर्गावती को समझ में आया कि अब जीवित रह पाना संभव नहीं है, अब जीत पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने स्वयं की कटार से आत्महत्या कर ली। तो इनका जो मृत्यु जो जहाँ पे हुई, जिस स्थान पे मृत्यु हुई, जहाँ इनकी समाधि बनी है, वो है जबलपुर का ग्राम बरेला, ग्राम बरेला
नरई नारा, नरई नारा या नरई नाला क्षेत्र, जिला जबलपुर। ये रही रानी दुर्गावती की कहानी। रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो इनका वर्णन आईने अकबरी और तबकात ए अकबरी में भी मिलता है। रानी दुर्गावती के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि अकबर ने किस प्रकार से, अकबर इनकी कार्य कुशलता से प्रभावित हुआ। इनकी सुंदरता का वर्णन आईने अकबरी में भी किया गया है। फिर एक और आती है जिन्हें हम सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। जब वीरता की बात हो रही है तो रानी लक्ष्मीबाई को कैसे भूला जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ बनारस में था। तो रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म बनारस में हुआ था, पर इनका संबंध मध्य प्रदेश के क्षेत्र से रहा है। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरपंथ तांबे जी था, मोरोपंत तांबे जी था। इनके बचपन का नाम मनु था या फिर मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, गंगाधर राव के साथ हुआ था। ये झांसी आई थी, झांसी आपको पता है ग्वालियर के पास वाला एरिया है, तो इस कारण ये एमपी से लगा हुआ एरिया था। तो इनका जो विवाह हुआ वो झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था, एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उस पुत्र की मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक कोई मृत्यु हो गई थी किसी वजह से। तो उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिस पुत्र को उन्होंने गोद लिया उसका नाम था दामोदर, और उन्होंने इसकी अंगरक्षिका बनकर, अपने पति की मृत्यु के पश्चात इसकी अंगरक्षिका बनकर शासन चलाने का निर्णय लिया। उसी समय में अंग्रेजी सरकार की तरफ से हड़प नीति आई थी, जिसे डलहौजी अपने साथ लेकर आया था, और इस हड़प नीति के तहत बहुत सारे राजा नवाबों के शासन को, के क्षेत्रों को और जायदादों को हड़प किया जा रहा था। तो उसी में ऐसी बात लिखी थी कि आज के बाद किसी के भी दत्तक पुत्र को, मतलब गोद लिए हुए पुत्र को राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई को इस चीज से दिक्कत थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की, लेकिन उन्हें समझ में आया कि अंग्रेजी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि अंत में उन्हें ये चीज समझ में आई कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनके खिलाफ ही काम किया जाएगा। तो उन्होंने आगे बढ़कर, फिर हमने देखा कि उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो इस क्रांति की मुख्य वीरांगनाओं में भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम सामने आता है। इन्होंने झांसी से भी लड़ाई लगी और इसके बाद तात्या टोपे की मदद से ये ग्वालियर आई और उन्होंने ग्वालियर के क्षेत्र को सिंधिया राजाओं से जीता, और सिंधिया से जीतने के बाद फिर ग्वालियर से इन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज किया। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई दो अंग्रेज शासकों के साथ हुई थी। पहले का नाम है यूरोज और दूसरा है आयरिश। 1858 की बात है, 15 जून 1858। तो 15 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध आयरिश के साथ में हुआ था। इसके बाद इन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई थी, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके पहले जो यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था, इसमें रानी लक्ष्मीबाई जीत गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहायक का नाम पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायक का नाम जब पूछा जाता था, इनकी सहायक जो है वो झलकारी बाई है, झलकारी बाई। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे अभी कि रानी दुर्गावती की सहायक कौन रही है, तो रानी दुर्गावती की सहायक चेरी बाई रही हैं, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की सहायक झलकारी बाई रही हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 15 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई और इस प्रकार से यह 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहलाई। क्या कहा मैंने? द्वितीय, मतलब इसके पहले भी कोई खत्म हुआ होगा, तो इसके पहले कौन शहीद हुआ? महिलाओं में, क्योंकि मैं वीरांगना की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब हम 1857 की क्रांति के पहले शहीद की बात करते हैं तो वो कुंवर चैन सिंह होते हैं, जिनका संबंध सीहोर जिले से है। लेकिन जब हम महिला की बात करेंगे तो पहली महिला होंगी रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि गढ़मंडला के क्षेत्र से आती थी। ये रही रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी जो हैं, इनका क्षेत्र रहा है रामगढ़ या मंडला,
रामगढ़ मंडला वाला क्षेत्र। इनका विवाह राजा विक्रमजीत के साथ हुआ था, विक्रमजीत के साथ हुआ था। और राजा विक्रमादित्य जो है ना, इनका नाम कहीं कहीं विक्रमादित्य भी मिलता है, विक्रमादित्य भी मिलता है। तो आपको याद रखना इनका विवाह जो है विक्रमजीत के साथ में हुआ था। इनके पति को, इनके जो पति थे, इन्हें विक्षिप्त घोषित कर दिया गया था, बोल दिया गया था कि मेंटली इतनी स्टेबल नहीं है, इस कारण से अंग्रेजी सरकार इनका राज्य छीन रही थी। और इस कारण से रानी अवंतीबाई लोधी जो है वह सामने आकर खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं अपना राज्य तो बिल्कुल नहीं देने वाली। तो उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी सरकार से लोहा लिया और 1858 की क्रांति पर बढ़ चलकर भाग लिया। रानी अवंतीबाई लोधी की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु 20 मार्च 1858 को हो गई थी। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की पहली 1857 की क्रांति की पहली शहीद वीरांगना हो जाती हैं, रानी अवंतीबाई लोधी। अगला नाम आता है रानी कमलापति का। रानी कमलापति की जब हम बात करते हैं तो रानी कमलापति भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। रानी कमलापति जो है ना, देखिए हमने बात की कि भोपाल का जो क्षेत्र है इसकी स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई और राजा भोज इस क्षेत्र का पालन पोषण कर रहे थे। आगे चलकर यह क्षेत्र गोंड वंश के शासक निजाम शाह को मिल जाता है। राजा निजाम शाह की पत्नी का नाम ही रानी कमलापति है। और आपको पता होगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है, तो ये वही रानी कमलापति है। तो रानी कमलापति किस वंश से संबंधित है? तो ये है गोंड वंश से संबंधित। साथ में ही रानी कमलापति की जब मैं बात करी तो इनके पति का नाम निजाम शाह है। देखिए कहानियां ऐसी सुनने के लिए मिलती हैं कि निजाम शाह के एक भतीजे थे जिनका नाम था चैन सिंह। चैन सिंह रानी कमलापति को पसंद करते थे, या जो भी कुछ दिक्कतें होंगी या सियासी कुछ दिक्कतों के कारण चैन सिंह ने अपने जो निजाम शाह थे उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी। और इसके पश्चात रानी कमलापति, क्योंकि पहले गिन्नौरगढ़ के किले में रहा करती थी, तो अपने पति की मृत्यु के पश्चात ये भोपाल आ गई और भोपाल में इनके पति के द्वारा रानी कमलापति पैलेस बनाया गया था। इस रानी कमलापति पैलेस में ये आकर रहने लगी अपने पुत्र के साथ में। आगे चलकर इन्होंने एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान की मदद ली और दोस्त मोहम्मद खान की मदद लेने के पश्चात उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से प्रॉमिस किया कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको ये जो भोपाल वाला क्षेत्र है ये एज अ गिफ्ट आपको दे दूंगी। दोस्त मोहम्मद खान ने चैन सिंह को हराया और जिसके पश्चात में रानी कमलापति ने भोपाल का पूरा क्षेत्र एज अ गिफ्ट दोस्त मोहम्मद खान को दिया। और आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से कुछ लगभग 40 किलोमीटर दूर जाकर इस्लाम नगर में, जिसका पहले नाम जगदीशपुर था, जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर किया और यहाँ पर स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। तो ये पूरी कहानी होती है रानी कमलापति की। रानी कमलापति के ऊपर एक किताब लिखी गई है जो कि बलराम धाकड़ जी के द्वारा लिखी गई है। अगला नाम आता है रानी रूपमती का। अगर हम रानी रूपमती की बात करें तो रानी रूपमती का संबंध जो है वह मध्य प्रदेश के मांडू वाले क्षेत्र से रहा है। तो मध्य प्रदेश के मांडू वाले क्षेत्र में मालवा के शासक बाज बहादुर, और ये बाज बहादुर कौन है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि रानी दुर्गावती का युद्ध जिसके साथ हुआ था, ये वही बाज बहादुर है। बाज बहादुर मालवा का शासक था, मालवा का शासक था और इस बाज बहादुर की पत्नी ही रानी रूपमती थी। बाज बहादुर ने देखिए रानी दुर्गावती पर बहुत सारे आक्रमण किए। अंत में जब यह नहीं जीत पाया तो उसने रानी दुर्गावती पर आक्रमण करना छोड़ दिया। इसके पश्चात इन्होंने विवाह किया रानी रूपमती के साथ में और रानी रूपमती के साथ विवाह करने के पश्चात इन्होंने मांडू में रानी रूपमती का रूपमती महल बनवाया और उसी के जस्ट सामने बाज बहादुर महल भी मांडू में स्थित है। इन्होंने रानी रूपमती के लिए माता नर्मदा के जल का एक कुंड भी बनवाया है रूपमती महल के अंदर। अगर हम बात करें रानी रूपमती की ही, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और इसी बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वो समय है जब दिल्ली पर अकबर बैठा हुआ है,
तो अकबर की नज़र जब रानी रूपमती पर पड़ती है तो अकबर ऐसा चाहते थे कि बाज बहादुर रानी रूपमती को दिल्ली भेजें, लेकिन बाज बहादुर ने मना कर दिया और इस चक्कर में अकबर के और बाज बहादुर का विवाद बढ़ता गया और अकबर ने अपनी तरफ से आदम खान को अपने सेनापति आदम खान को बाज बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा और जिस युद्ध में बाज बहादुर हार गए और बाज बहादुर के हारने की खबर मिलते ही रानी रूपमती ने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और बाज बहादुर को यहाँ पे किडनैप करके कहाँ लेके चला गया, दिल्ली लेके जाया गया। और जब अकबर को खबर मिली कि रानी रूपमती ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, वो खत्म हो चुकी है, तो अकबर ने बाज बहादुर को भी छोड़ दिया। अब अकबर ने बाज बहादुर को छोड़ा, बाज बहादुर वहां से आया और रानी रूपमती की मजार पर उसने भी सर पटक पटक कर आत्महत्या कर ली। तब अकबर को समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई और इसके बाद अकबर ने सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधियों का निर्माण करवाया। तो यह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। ये कहानी है रानी रूपमती की। मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी सारी वीरांगना हैं, इतने सारे शासक हैं कि अगर हम एक एक पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। इस कारण से हम छोटे छोटे शासकों को थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलते हैं। अगले शासक की बात करें अगर हम, तो वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र से भी, और साथ में अगर हम जब भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उस समय भी सम्राट अशोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो यह किस वंश से, तो यह इनका वंश रहा है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम था शुभद्रांगी देवी। सम्राट अशोक का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था।